आज हम विचार करने जा रहे हैं इम्पैक्ट फैक्टर पर, प्रभाव कारक पर। यहाँ पर इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे और ये आज की शोध की दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तमाम विश्वविद्यालयों में, चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो जैसे मंगलायतन हो या IFTM हो या आपके आसपास के तमाम तीर्थंकर विश्वविद्यालय है, सभी में जो शोध परीक्षा होती है MJP RU वगैरह आगरा वगैरह सब में, तो उसमें पूछा जाता है कि इम्पैक्ट फैक्टर है क्या। तो पहले तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है इसके आशय पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर इम्पैक्ट फैक्टर की गणना कैसे की जाती है इस पर विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद इसका क्या महत्व है और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं इन पर विचार करेंगे। लेकिन एक बात हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जब हम इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं तो वह व्यक्तिगत नहीं होता, वह समूची पत्रिका का होता है। हालांकि उस पत्रिका के शोधों में से ही उद्धरण इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए हम विचार करना शुरू करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर पर, प्रभाव कारक पर, शोध की दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये क्या है प्रभाव कारक, क्या है इम्पैक्ट फैक्टर? कालचक्र परिभ्रमण करते हुए विभिन्न पत्रिकाओं से जुड़ा हमेशा रहा है और इन पत्रिकाओं का अस्तित्व हमेशा रहा है। जर्नल्स प्रकाशित होते रहे हैं और जो ही देश परवान चढ़ रहे हैं, विकास की यात्रा आगे बढ़ रही है, तो यह तय करना जरूरी हो गया है कि कौन सा जर्नल प्रतिष्ठित है और कौन सा सामान्य है। जर्नल की प्रतिष्ठा की जांच इस इम्पैक्ट फैक्टर के माध्यम से होती है और एक तरह से यह उस जर्नल की प्रभावशीलता और प्रतिष्ठा की माप भी है। इससे ज्ञात होता है कि इसमें उपस्थित लेखों को कितनी बार उद्धृत किया गया है। यानी कि इसका मुख्य आशय यह है कि ये इतना अच्छा है, इतना सच्चा है, इतना व्यवस्थित है कि इसमें जो आर्टिकल्स छपे हुए हैं उन आर्टिकल्स को कितनी बार और रिसर्चर्स ने उद्धृत किया है और इससे उसकी प्रभावशीलता सिद्ध होती है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए अब हम विचार करते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर की गणना कैसे की जाती है। इसकी गणना करने के लिए, इम्पैक्ट फैक्टर की गणना के लिए, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, ये सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम समझें इससे क्या आशय है। इसकी गणना के माध्यम से जर्नल की सापेक्षिक गुणवत्ता व महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी गणना एक निर्धारित वर्ष में जर्नल में प्रकाशित लेखों को पिछले 2 वर्ष में उद्धृत किए जाने वाले औसत अंक के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है उसे उसका इम्पैक्ट फैक्टर कहा जाता है। यानी कि जब हमारा वो प्रकाशित हो गया और उसके बाद फिर 2 साल में उसको कितनी बार उद्धृत किया गया, कितनी बार कोट किया गया, इसके आधार पर हम इम्पैक्ट फैक्टर की गणना करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं इसको और अधिक स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि उदाहरण देने से चीजें बहुत अधिक व्यवस्थित हो जाती हैं और समझ में आ जाती हैं। तो उदाहरण के लिए, यदि किसी जर्नल का 2024 का इम्पैक्ट फैक्टर 3.0 है, मान लो जो अभी जो वर्ष गुजरा है 24, उसका इम्पैक्ट फैक्टर आया उसका 3.0, तो इसका मतलब है कि 2022 और 23 में पब्लिश्ड लेखों को 2024 में औसतन 3 बार उद्धृत किया गया। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि इम्पैक्ट फैक्टर की गणना सामान्यतः जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, JSR जिसे आप लोग कहते हैं, में प्रकाशित की जाती है। सामान्य रूप से उसमें प्रकाशित होती रही है। अब ये चीज स्पष्ट हो गई कि इम्पैक्ट फैक्टर का आशय क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। दूसरी बात, कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। इसका महत्व क्या है? इसके महत्व को बताने के लिए अगर हम बिंदुवार इसकी चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात कि एक पत्रिका तो प्रसिद्ध हो ही जाती है और उसमें जो लेखकगण हैं जो उससे जुड़े हुए हैं उन सब पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि श्रम साध्य लेखन को दिशा मिलती है, डायरेक्शन फॉर लेबोरियस राइटिंग। यानी कि वो सोचते हैं लेखक भी कि इस पत्रिका में हमारा आर्टिकल पब्लिश हो रहा है और इस पत्रिका की इतनी महत्ता है, तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हमें क्वालिटी को बनाए रखें और वो श्रम साध्य शोध कार्य करते हैं और उसको परिणामों को लेकर के फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, जिससे कि उस पत्रिका का वह स्तर बना रहता है।
पत्रिका का वह स्तर बना रहता है, इससे आने वाले काल के तमाम लेखक जो हैं वह श्रमसाध्य कार्य करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अगली बात, जर्नल हेतु उपयुक्त मानक, एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर द जर्नल। उसके लिए भी एक मानक तय हो जाता है कि हाँ, हमें बनाए रखना है अपने अस्तित्व को, तो हमें कम से कम इस लेवल को बनाए रखना पड़ेगा। इसको उच्च तो किया जा सकता है, लेकिन इसे गिरने न दिया जाए। और इसलिए वो अपने इम्पैक्ट फैक्टर को बनाए रखने के लिए एक निश्चित गुणवत्ता युक्त चीज़ों का सेवन करती है। जिस तरह से कोई प्रोडक्शन की फैक्ट्री है और वहाँ से कोई चीज़ प्रोडक्ट हो रही है, तो वह उसके लेवल को बनाए रखने का प्रयास करती है। उसी तरह से इन जर्नल्स के माध्यम से किया जाता है। आपके शहर में मिठाइयों की दुकान होगी और किसी एक की फेमस होगी, तो वह कोशिश ये करता है कि उसकी क्वालिटी वैसी बनाई रखी जा सके। यहाँ पर शोध कार्य केवल देश को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित करता है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर किए गए शोध कार्य का परिणाम तुरंत दूसरी जगह पहुँच जाता है और गूगल आदि के माध्यम से उसे सर्च किया जा सकता है। तो जर्नल हेतु उपयुक्त स्टैंडर्ड जो हैं, एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर द जर्नल जो है वो स्थापित हो जाते हैं और उनसे गिरने से बचने का हर संभव प्रयास होता है। ये इसका महत्व है। अगली बात, प्रकाशकों को दिशाबोध, डायरेक्शन फॉर पब्लिशर्स। पब्लिशर्स को आराम नहीं करने देते। उन्हें कहा जाता है देखो भाई, क्वालिटी का चयन करना है, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके पास, लेकिन उसमें क्या वो क्वालिटी है, क्या वो मानदंड है, विश्व जगत जिसको चाह रहा है, क्या वह सब कुछ उसमें उपलब्ध है? अगर नहीं है तो पब्लिश मत करो। और अगर ये लग रहा है कि वो सब कुछ उसमें समाहित है, तो ऐसे ही लेखकों को स्थान दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रकाशकों का दायित्व भी ये बढ़ा देता है और प्रकाशकों को हमेशा व्यस्त रखने के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। अगली बात, जर्नल को प्रसिद्धि, फेम टू द जर्नल। वो जर्नल जो है वह प्रसिद्धि पा जाता है कि हाँ, वास्तव में इसमें है, अगर पढ़ा जाए तो यही जर्नल पढ़ा जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग कुछ पत्र पत्रिकाओं को हर माह अपने घर मंगवाते हैं। उसके पीछे कॉज है कि वह उससे प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से जर्नल से जब प्रभावित हो जाता है कोई, तो उन जर्नल्स की मांग विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, विभिन्न जो इससे जुड़े हुए, जो शोध से जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी हैं, वो लोग उसे मंगाना शुरू करते हैं और उसकी प्रसिद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अगली बात, नए शोधकर्ताओं को प्रेरणा, इंस्पायरेशन टू न्यू रिसर्चर्स। ये एक मील की पत्थर की तरह से हो जाता है और जो नए शोधकर्ता हैं वो देखते हैं कि आखिर किस तरह के लेख इसमें छप रहे हैं, आखिर किन लोगों के लेख छप रहे हैं, ये वाइड्स तो नहीं है। जब वो देखते हैं कि नहीं, इनमें लेखों में क्वालिटी है, तब फिर वह भी उसी तरह का प्रयास करते हैं और नए रिसर्चर्स को इससे बहुत अधिक इंस्पायरेशन मिलता है। एक और बात, लेखकों की मान्यता स्थापन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ऑथर्स। जो ऑथर्स उसमें लिख रहे होते हैं वह भी फिर ये सोचते हैं कि अब मैं व्यक्ति नहीं हूँ, अब मैं संस्था हूँ, मेरा कहा हुआ एक एक शब्द बहुत कीमती है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे उस एहसास के साथ कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाला महत्वपूर्ण कारक हूँ, वो लोग अपने आर्टिकल्स को अंजाम देते हैं। उसी आधार पर वो गणना करते हैं। वह अपने डाटा कलेक्शन में किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि वे भी इस पत्रिका के स्थापित होने के साथ साथ स्थापित हो रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति फिर जब कहीं मोटिवेटर स्पीकर के रूप में या रिसर्चर्स के बीच में जाते हैं या एमएड में जाकर के अपना प्रेजेंटेशन देते हैं गेस्ट लेक्चर के रूप में, तो उनकी एक अलग प्रभावशीलता होती है और इसलिए लेखकों का मान्यता स्थापन भी इससे होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक और बात कि ये अभिप्रेरक है, मोटिवेटर है और पत्र पत्रिकाओं के लिए दिशा निर्धारक कर रहा है। तो ये दिशा बोधक भी है कि सारी पत्र पत्रिकाएं जो उस काल में, उस समय में चल रही हैं, वो भी सोचती हैं कि किस तरह से मैं उस पत्रिका की बराबरी करूंगी। और जब वह इसके लिए प्रयास करते हैं तो ये जो हमारा महत्व जो सिद्ध हो रहा है वह अभिप्रेरक का कार्य करता है, अभिप्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। अब ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट फैक्टर में सब कुछ खूबियां हैं, कोई कमियां हैं ही नहीं। इसमें जहां बहुत सारा इसका महत्व है, वहां कुछ इसकी कमियां भी हैं। कौन कौन सी सीमाएं, कौन कौन सी कमियां परिलक्षित होती हैं, आइए उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। क्योंकि हमें सारी स्थितियों को ध्यान में रखेंगे तभी हम सही विश्लेषण कर पाएंगे, तभी हम सही संश्लेषण कर पाएंगे, तभी उसमें आने वाली कमियों को हम दूर कर पाएंगे। तो क्या क्या कमियां हैं, थोड़ा सा विचार हम इस पर कर लेते हैं कि सीमाएं क्या है, लिमिटेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर क्या है।
पहली बात, समग्र प्रभाव का आकलन, असेसमेंट ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट। एक पत्रिका में किसी एक विचारक ने बहुत अच्छा लेख लिखा और बाकी का उतना अच्छा स्तर नहीं था, तो इम्पैक्ट फैक्टर कम आएगा। और वो जिसने कि बहुत शानदार लेख लिखा है, जिसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा कालांश, बहुत महत्वपूर्ण कालांश उसमें लगाया है, वह भी उससे दुष्प्रभावित होगा। तो समग्र प्रभाव का आकलन करने में कभी कभी व्यक्तिगत क्षमता का एक तरह से अनादर सा हो जाता है और ये तो उचित नहीं है। दूसरी बात, व्यक्तिगत लेखों की गुणवत्ता आकलन में विफल, फेल्स टू एसेस द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिकल्स। यह भी वही बात है कि व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रसिद्धि नहीं बन पाती। अगर मान लीजिए वही लेख उसका किसी ऐसे जर्नल में छपा होता जिसका कि इम्पैक्ट फैक्टर ऊंचा जा रहा है, तो उसकी गणना अपने आप में एक विशिष्ट लेखक के रूप में हो जाती। लेकिन वो अभी प्रारंभिक है, अभी नया रिसर्चर है और उसका पहला आर्टिकल प्रकाशित हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि पहला आर्टिकल प्रकाशित हो रहा है तो वह निकृष्ट ही होगा। कई लोग पूरी जिंदगी का सार उसमें उड़ेल देते हैं, इसलिए व्यक्तिगत लेखों की गुणवत्ता आकलन में इससे कोई मदद नहीं मिलती। अगली बात, बेईमानी को प्रश्रय, इनकरेजिंग डिसऑनेस्टी। आजकल ऐसी ऐसी लॉ भी हो गई हैं कि आप जो है मेरे का उदाहरण दे देना, मैं आपका उदाहरण दे दूंगा, दोनों का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। एक ग्रुप बन गया जो लोग प्रकाशित कर रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे के उसमें कोट करना शुरू कर दिया। और जब एक दूसरे कोर्स करना शुरू कर दिया, तब फिर 2 वर्ष के आधार पर जब गणना हुई, जब कैलकुलेशन हुई, तो इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ गया। लेकिन ये है तो बेईमानी के आधार पर। इस तरह से अगर इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाया जा रहा है तो ये गलत है और इसका कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना होगा। अगली बात, शोध मूल्यांकन हेतु इस पर आश्रय उचित नहीं। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू रिलाई ऑन इट फॉर रिसर्च इवैल्यूएशन। शोध मूल्यांकन हेतु केवल इस पर निर्भरता, ये सही नहीं। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू रिलाई ऑन इट फॉर रिसर्च इवैल्यूएशन, क्योंकि उस रिसर्च के इवैल्यूएशन के लिए यह परम आवश्यक है कि हम निष्पक्ष मानदंड रखें। और अगर हम शोध मूल्यांकन के लिए उसके इम्पैक्ट फैक्टर पर जाएंगे तो जो नए लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना ही होता है। जो नया विचारक होता है, जिसको कोई नहीं जान रहा होता है, उसे अधिक संघर्ष करना होता है। तो ऐसी स्थिति में केवल इम्पैक्ट फैक्टर के आधार पर अगर उसकी गणना की जाएगी तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि उसकी व्यावहारिकता पर, उसकी क्वालिटी पर और मानदंडों पर भी उसे कसा जाए, केवल एक पर निर्भरता अच्छी नहीं है। अगली बात, पक्षपातपूर्ण, ये बाइट है। बाइट कैसे है? जैसे मान लीजिए अगर हम लेखों का समूह भी मिल जाए और ये कहे कि अपने लेखों में तुम मुझे कोट कर देना, मैं अपने लेखों में तुम्हें कोट कर दूंगा, और इस तरह से एक अच्छी लॉबिंग बन जाए, एक बड़ा ग्रुप बन जाए, तो जो स्थापित लेखक हैं वही इम्पैक्ट फैक्टर बढ़वा देंगे किसी भी पत्र पत्रिका का, किसी भी जर्नल का, और इससे जो क्वालिटी होगी वो नहीं आएगी, बल्कि ये तो एक तरह का समझौता हो गया कि किस तरह से हम बेईमानी से इस कार्य को प्रश्रय देंगे। तो इसलिए इसमें पक्षपात की गुंजाइश बनी रहती है और ये अच्छी बात नहीं। लेकिन अंत में हम यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, हम ये स्वीकार कर ही सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मानक है, लेकिन केवल इसी पर निर्भरता उचित नहीं है। अतः शोध मूल्यांकन में इसे मात्र, यानी कि इसको केवल इसी को ही जो है मानदंड न माना जाए, और इसके साथ और चीज़ें भी शामिल की जाए, और जो कारक हैं और जो स्टैंडर्ड्स के मानक हैं उन्हें भी देखा जाए, साथ साथ इसमें परिमार्जन की व्यवस्था भी की जाए। तो आप देखिए अभी यहाँ पर पूरी तरह से विचार हो गया इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर और लिमिटेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। मैं समझ रहा हूँ आप इसको पढ़ लेंगे, पूरी तरह से ध्यान आ जाएगा। ज़्यादातर इस पर टिप्पणी आती है। सभी शोधार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।